हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक लंबे दौर के बाद दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करने का मन बनाया। कारण आप सभी जानते हैं, दोबारा से कोचिंग सेंटर्स तो बंद हो ही गए हैं। पढ़ाई पे फिर से एक लंबा विराम सरकार की तरफ से देखने में आ रहा है। और अगर ये विराम लंबा चला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे पहला लॉकडाउन लगा था, फिर दूसरा लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन पढ़ाई के लिए तो लॉकडाउन ही माने इस कंडीशन को। सारे स्कूल्स फिर से बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। यानी जहां जहां शिक्षा का प्रचार प्रसार का माध्यम था वो सब दोबारा से सरकार ने, इनफैक्ट तीसरी बार सरकार ने बंद कर दिया। तो इसका बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स को झेलना पड़ेगा। और जो लोग 2 साल से 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरियों की, वो जानते हैं कि इन 2 सालों ने उनकी जिंदगी के न जाने आने वाले कितने बेहतरीन सालों को खा लिया। कितने ही स्टूडेंट्स ओवर एज हो गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के रास्ते से हट गए। ये एक नेगेटिव दौर है हर पढ़ने लिखने वाले बच्चे के लिए, चाहे वो स्कूली स्तर पे पढ़ाई कर रहा था, 8वीं क्लास से सीधे अब 11वीं में इस साल आ जाएगा बच्चा, 9वीं 10वीं पढ़ ही नहीं पाया। यानी एक इंपॉर्टेंट फेज जो जिंदगी का पढ़ाई से जुड़ा होता है उसमें बच्चा पिछड़ गया। चाहे कोई बच्चा 5वीं का था, 6ठी 7वीं घर बैठे हो गई, अब 8वीं में आ जाएगा इस मार्च के बाद। आप सोचिए 5वीं से 8वीं के बीच में मेंटल जो लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उस बच्चे का नहीं बढ़ पाया क्योंकि सोशल जब तक बच्चा नहीं होगा, अपने उम्र के बच्चों में क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई नहीं करेगा, टीचर के सामने जाके नहीं पढ़ेगा, तब तक वो बात नहीं बनती। ये नुकसान सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर्स का नहीं है, ये नुकसान पहली क्लास के बच्चे का भी है जो स्कूल ही नहीं जा पाया। पहली दूसरी घर बैठे ही पास कर गया, अब तीसरी क्लास में आ जाएगा, 5वीं वाला 8वीं में आ जाएगा और 8वीं वाला 11वीं में। आप खुद याद कीजिए, जब स्कूल टाइम पे थे तो एक एक क्लास में कितना कुछ सीखने को मिलता था। भले ही पढ़ाई में आप एवरेज रहे हो लेकिन स्कूल जाने से बहुत सारी बाकी चीजें भी डेवलप होती हैं जो पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट अब रुक बराबर गए हैं और मुझे तो लगता है बहुत बहुत सारी चीजें एक बच्चा 10वीं और 12वीं के बीच में सीख लेता है, जिसको हम कहते हैं ना पर्सनैलिटी का असली डेवलपमेंट। जैसे मैं अपने आप को भी देखूं तो मैंने स्टेज पे जब ज्यादा बढ़िया तरीके से जाना बोलना शुरू किया था, मैं शायद क्लास 8th में थी जब मैंने अपने स्कूल के प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना स्टार्ट किया। और 8वीं से 12वीं तक के सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा, चाहे वो डिबेट की बात करें या पोएम रेसिटेशन की बात करें या किसी भी चीज की, हर चीज में पार्टिसिपेशन का फायदा ये मिला कि स्टेज हैंडलिंग आ गई और जो स्टेज फियर था वो खत्म हो गया। अब जो बच्चे बैठे बैठे ही 8वीं से 11वीं 12वीं में पहुंचने वाले हो गए, 11वीं में तो आ ही गए, 2 साल तो पूरे गए। जो बच्चा 8th पास करके आया था, आप ये देखिए उसकी 9th लॉकडाउन में चली गई, 10th लॉकडाउन में, और अब वो 11वीं का स्टूडेंट बन जाएगा और 2 महीने बाद। तो जो चीजें उसको सीखनी थी वो जीरो हो गई। इस सब की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, चाहे आप अपने बच्चे को घर में कितना ही अच्छा माहौल दीजिए, वो बात बननी नहीं है। तो अब ये दौर फिर से आया है, बच्चे फिर से नेगेटिव होंगे, फिर से पढ़ाई से उनका एक साथ छूटेगा। इसी करके इस नेगेटिव दौर में दोबारा से अपने आप को जोड़ के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्कूली स्तर पे भी, कॉलेज स्तर पे भी और कोचिंग के लेवल पर भी। कोचिंग में तो दिक्कत ये होती है कि कोई डिग्री डिप्लोमा तो मिलना नहीं होता, इसमें तो आपको या तो सीधे नौकरी मिलेगी या आप बिल्कुल गायब हो जाएंगे इस फील्ड से। तो इसमें हताशा निराशा के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो बच्चा 8वीं में था उसको पता है कि कम पढ़ूंगा ज्यादा पढ़ूंगा 8वीं पास कर लूंगा, 9वीं पास कर लूंगा, उसका एक टारगेट था वो अचीव कर लेगा। लेकिन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले बच्चों का जो टारगेट नौकरी है, अगर वो लंबे टाइम तक नहीं होते हैं पेपर, तो बच्चों में निराशा और हताशा अपने आप भरती चली जाती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि हम बहुत निराश हो गए, पढ़ाई से मन हट गया, डिप्रेशन की तरफ चले गए। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये हम ये मान लें कि अब एक देखिए, जैसे हम पढ़ रहे थे, मैं यूएनओ की रिपोर्ट पढ़ रही थी, पिछले साल भी खूब आई थी ये चीजें। WHO जो उसका एक अभिकरण है, उसका कहना है कि बीमारी तो 4-5 साल रहने वाली है। तो अगर आप 4-5 साल अपनी जिंदगी के घर बैठे बर्बाद कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप 4-5 साल बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी के चरण बार बार आएंगे। आपको अपने आप को मन से पढ़ाई के साथ जोड़ के रखना पड़ेगा। जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नुकसान तो उनका भी है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान है जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कारण उनकी उम्र बीतने के बाद उनके चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो जो 24 साल के बच्चे थे, अगर वो
तैयारी कर रहे थे तो देखिए बैठे 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 अब तीसरा साल लग गया, इन चीजों का नहीं पता कितनी आगे तक जाएंगी। तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना और इस टाइम पे पढ़ाई से जुड़े रहना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप अपने मन से नहीं चाहते हैं या सोचते हैं कि आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। अब दोबारा से यूट्यूब पे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी और ये क्लासेस होंगी NCERT बेस्ड। अब जैसे मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे ऑलरेडी करा रखी हैं, मॉडर्न इंडिया पूरा कराया हुआ है। अगर कोई उसको क्लासेस को सुन लेगा और किताब से पढ़ेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव किताब, या आप 6ठी से 10वीं तक की भी NCERT अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। 9th और 10th की NCERT काफी टफ लगती है जब बच्चे उसको उठा के पढ़ते हैं, कारण 9वीं और 10वीं में वर्ल्ड हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। पूरी 9वीं 10वीं इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ड नहीं है, सोशल की बात कर रही हूं मैं, सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट की, वहां सब कुछ आपको वर्ल्ड लेवल का मिलता है। तो इसलिए उसको पढ़ना समझना काफी मुश्किल दिखता है स्टूडेंट्स को। तो अब मैंने इस बार ये टारगेट बनाया कि अब जब ये लॉकडाउन है तो वो जो चीज बहुत टफ लगती है और जो पढ़ के समझ में नहीं आती है उसी को हम यूट्यूब के थ्रू कवर कर लेंगे। 9th क्लास से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं में अगर आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा 6th में एंशिएंट इंडिया है पूरा, 7th क्लास में पूरा जो मेडिएवल यानी मध्यकालीन भारत है ये है, और 8th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री है। हिस्ट्री की 3 किताबें 6ठी 7वीं 8वीं के तीनों अलग अलग फेज पढ़ाए जाते हैं। 9वीं और 10वीं में इंटरनेशनल हिस्ट्री या जिसे आप कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, भाई उस दौर में विदेशों में क्या हो रहा था। और कई लोग कहते हैं जी विदेशी इतिहास हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उन सबकी झलक आपको अपने संविधान के किसी न किसी पार्ट में देखने को मिल जाती है। तो उसी से शुरू करते हैं। सॉरी, क्लास 9th का पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मुझे थोड़ा पानी चाहिएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, नॉर्मल पानी ले आओ। उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, हिंदी में इसी को कहते हैं। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। जो लोग कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं उन्होंने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा कहां से लिया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। 1789 में ये क्रांति हुई थी। बहुत बड़ा योगदान है पूरे वर्ल्ड को इस क्रांति का, इसलिए इसको 9th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले चैप्टर में जोड़ा गया। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, इससे पता चलती है ये 9th क्लास का भी फर्स्ट चैप्टर है और 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी इसका जिक्र आया है एक पूरे पेज पर। यहाँ तो चैप्टर है, 10th में एक पेज है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि 9वीं 10वीं दोनों क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर एक पूरा टॉपिक दिया गया है। एक मिनट, तो इसी से शुरुआत करते हैं। क्लास 9th का पहला चैप्टर देखिए। फ्रांस आप सबने सुना होगा, एक बहुत बहुत ये मान लीजिए एक ऐसा देश जिसका अपना एक कल्चर है, एक सभ्यता है। इनका खान पान, इनका पहनावा, इनकी संस्कृति बहुत ज्यादा एडवांस्ड मानी जाती है और यहाँ बेहतरीन फिलोसोफर्स पैदा हुए जिनके विचारों से पूरी दुनिया ने कुछ ना कुछ सीखा। चाहे हम इंडिया की बात करें या इनफैक्ट अमेरिका, जिसको आप कहते हैं कि बहुत एडवांस देश है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ना, आप जानते होंगे वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है। इसने एक कॉन्सेप्ट उठाया है राइट्स का, सिटीजन्स राइट का, यानी नागरिकों के अधिकारों का। तो उसको भी जब आप डिटेल से पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि उसका जो बेस आइडिया है ना, बेसिक आइडिया जो लिया वो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन या उसमें जो फिलोसोफर्स ने जिसको प्रभावित किया उससे उठाया है। तो आप ये देखिए, फ्रांस ने अमेरिका तक को प्रभावित कर रखा है, तो इंडिया के ऊपर तो दिखेगा ही प्रभाव। तो वर्ल्ड के बेहतरीन देशों में आज भी आप देखते हैं फ्रांस काफी एडवांस देशों में से है, वीटो पावर इसके पास है, जबकि कोई टेरिटरी बहुत बड़ी नहीं है। इसके यहाँ रिवॉल्यूशन हुई और रिवॉल्यूशन का कारण क्या था। जब 9th क्लास को मैं एक चीज और कहूंगी, जैसे अब टाइम बहुत बहुत ज्यादा आपके पास 2-3 महीने तो मिनिमम है ही ढंग से पढ़ने के, क्योंकि इन 2-3 महीनों में बहुत जल्दी पेपर नहीं होने वाले हैं। अब फरवरी में, मार्च में बहुत जल्दी पेपर नहीं होंगे, तो अब जम के पढ़ लीजिए। अब इस दौर में जो बच्चा मेहनत कर लेगा ना, यकीनन वो आने वाले दौर में जो धीरे 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 कछुए की चाल से चलता रहेगा ना पढ़ाई में, वो जीत जाएगा, वो 100% जीतेगा। अब हारेंगे कौन एग्जाम में, पढ़ाई में? जो लोग अब पढ़ना बंद
बंद कर देंगे। तो अपने आप को रोजमर्रा में 3 से 4 घंटे अपने आप को लगाए रखना पढ़ाई में। अगर आप पढ़ाई से कट गए ना तो 100% गारंटीड आप पास नहीं होंगे। फिर आप कितनी कोशिश कर लीजिएगा बाद में, पढ़ाई के और आपके बीच का कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। आप थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, अपनी एक स्पीड धीरे 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 करके बनाए रखना। बिल्कुल हट गए तो फिर चले जाओगे, फिर कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो हम बात करें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रांस एक बहुत बहुत समझदार देश आज जैसा है ना, सदा से ऐसा नहीं था। यहाँ भी पहले राजतंत्र था, यहाँ मोनार्क थे, यहाँ हमारी तरह डेमोक्रेसी नहीं थी कि जैसे हम कहते हैं बहुत एडवांस और डेमोक्रेटिक था, नहीं। यहाँ ये देश लेटर स्टेज में जाके यहाँ पे राजतंत्र खत्म हुआ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ के राजाओं की। यहाँ पे एक राजा बना था, उस आदमी का नाम था लुइस। यहाँ के जितने राजा हुए ना उन सब के नाम में लुइस लिखते थे, वो LOUIS। इसी को आप हिंदी में लिख देते हैं लुई। सबके नाम में ये आता था, बस इनकी सीक्वेंस 1 2 3 करके पढ़ा जाता है। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लुइस 16 नाम का राजा है, यानी लुइस 16वां ये राजा है, जिसके टाइम में फ्रांस में बहुत बड़ा चेंज आएगा और सब चीजें बदल जाएंगी, पूरा सिस्टम बदलेगा। तो लुइस 16 जो NCERT की स्टार्टिंग है ना, वो जो पहला पेज है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है उसको पहले मैं बताती हूँ, फिर लुइस तक पहुंचेंगे। ये यहाँ का राजा है, बस इतना सुन लो। अभी शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या बताता है, एक जेल दिखाई गई है। वो जेल फेमस है और कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वालों ने सुना भी होगा, बास्टील की जेल, बेस्टाइल के जो प्रिजन थी। एक जेल का जिक्र है, बास्टील, बास्टील की जेल। ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। 14 जुलाई 1789, बहुत इंपॉर्टेंट डेट। आज भी फ्रांस अपनी आजादी मनाता है, जैसे हम मनाते हैं ना 15 अगस्त 1947, ऐसे ये मनाते हैं 14 जुलाई 1789 इनकी आजादी का दिन मनाया जाता है। इस दिन एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। उस दिन लोगों के बीच में खबर फैली, जैसे कुछ दिन से ये चीजें चल रही थी कि राजा अपने ट्रूप्स को, अपनी सेना को लगातार शहर में संख्या बढ़ाता जा रहा है। तो किसी तरह से ये रूमर्स फैल गई कि शायद राजा जो है ना वो नागरिकों पे गोली चलवाएगा। यानी राजतंत्र था यहाँ पर, लुइस यहाँ का राजा था। लुइस बहुत बड़े खानदान का आदमी था, बर्बन फैमिली कहलाती थी। आजकल आप बिस्किट देखते हैं ना बच्चे खाते हैं, वो इनके वंश का नाम मान लीजिए, बर्बन। ये डायनेस्टी थी, ये राजवंश था, बर्बन बोलते हैं इसको। तो ये हमारे यहाँ जो बिस्किट बर्बन है ना वो यही है। यहाँ से, इस परिवार से लुइस 16 नाम के राजा के बारे में ये खबर फैल गई कि ये नागरिकों को मरवाने वाला है, क्योंकि लगातार लोग देख रहे थे कि ट्रूप्स जो हैं, सेना सैनिक फैलते जा रहे थे शहर में। तो लोग इसका विरोध करने के लिए कहते हैं 7000 लोग सड़कों पे उतर आए। 14 जुलाई का दिन था, सड़कों पे आ गए बहुत सारी औरतें और आदमी, और इन सब ने कहा हम पब्लिक की मिलिट्री बनाएंगे। अगर राजा हमें मारने का प्लान कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम भी जनता है, हम कमजोर नहीं है, और अगर हम इकट्ठे हैं तो हम राजा को भी उखाड़ फेंकेंगे। और 7000 आदमी उस दिन 14 जुलाई को अचानक से एक हमला बोल देते हैं इकट्ठे होकर, जिनमें औरतें भी और आदमी भी। और ये हमला ये करते हैं सरकारी, यानी इस राजा के जो बिल्डिंग्स थी इनके ऊपर। कारण क्या था, राजा की बिल्डिंग्स पे क्यों अटैक किया गया? क्योंकि उन्हें था कि भैया हमें राजा से लड़ना पड़ेगा, तो राजा से लड़ने के लिए हमारे पास हथियार चाहिए। और हथियार तो राजा की सेना रखती थी ना, तो आर्म्स और एम्यूनिशन के लिए, यानी हथियारों के लिए, इन्होंने जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी ना इन पे अटैक करना शुरू कर दिया। इन ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे अटैक करने के ही एवज में एक फोर्ट्रेस, यानी एक किले के अंदर जेल थी। ये बेस्टील जो जेल थी ना, ये फोर्ट यानी किले के अंदर थी। अब इस किले पे धावा बोल दिया, जगह जगह से इन लोगों ने अलग अलग बिल्डिंग्स पे अटैक करके इस किले पे आक्रमण इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जेल थी, और उस जेल का नाम क्या था? बास्टील। एग्जाम में आता है, बेस्टाइल प्रिजन, इसके ऊपर अटैक किया गया था। इसके ऊपर जब अटैक किया ना तो लोगों को लगा कि यहाँ बहुत सारे हथियार मिलेंगे, उन्होंने अटैक इसी चक्कर में किया था। इस जेल को तोड़ना एक बहुत बड़ा सिंबल था कि हमने राजा की सत्ता को उखाड़ फेंका। आप जानते हैं यहाँ कितने कैदी मिले? महज इन कैदियों को निकालने के लिए कहते हैं ये जेल तोड़ी गई थी, महज 7 कैदी यहाँ थे, सिर्फ 7 प्रिजनर्स मिले और उन 7 कैदियों को आजाद करा लिया गया। यहाँ का जो कमांडर था इस फोर्ट को, इस प्रिजन को संभालने वाला, वो मर गया। लेकिन इस जेल को तोड़ने से आम जनता के मन में ये आ गया कि इस जेल का टूटना मतलब हमारे कैदियों का आजाद होना, और ये कहीं ना कहीं हमारी जीत है। ये पहले पेज पर है ये घटना कि किस तरह से बास्टील की जेल तोड़ी गई। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों बास्टील की जेल तोड़ी गई? क्योंकि ये तो हम एक
दिन बता दिया भाई इस दिन इन्होंने अपनी आजादी की घोषणा कर दी, वो जेल तोड़ के। पर क्वेश्चन ये है कि बास्तील की जेल आखिर तोड़ी क्यों गई, क्यों लोग इतने दुखी थे कि लोगों ने राजा से टक्कर लेने की कोशिश की। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि लोगों की परेशानी का कारण क्या था। जब भी कभी रिवोल्ट और रिवोल्यूशंस होते हैं ना, इन सबके पीछे कोई एक नहीं बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और ज्यादातर आप देखेंगे कि रिवोल्ट करने वाले लोग आम आदमी होते हैं। जब भी रिवोल्ट होता है, रिवोल्यूशन होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन मिडिल क्लास का होता है। इसका भी एक कारण है, हर सोसाइटी में आप देखते हैं 3 क्लास होती हैं, एक बहुत अमीरों की, एक बहुत ज्यादा गरीबों की, और एक होती है जो मिडिल क्लास कहलाती है, जिसमें आप हम जैसे वो लोग जो कि पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं सरकार की नीतियों से। उन्हीं लोगों को लगता है कि समाज में बदलाव लाना चाहिए। बहुत अमीर कभी नहीं चाहते कि समाज बदले, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो चल रहा है भाई उनकी अमीरी इसी से है तो वो चलती रहे। जो बहुत गरीब होता है, बहुत ही गरीब, उसके दिमाग के स्तर के विकास के लिए उसको माहौल ही नहीं मिला, उसके अंदर वो आइडियाज ही नहीं आते, वो क्रिएटिव नहीं बन पाता। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो काबिल नहीं है, वो काबिल हो सकता है, लेकिन एक माहौल चाहिए होता है ना पढ़ाई लिखाई का, सोच समझ को बढ़ाने के लिए एक दायरा, आपके आसपास के लोग किस तरह के हैं, क्या विचार हैं, अखबारों में क्या छपता है, आपका मीडिया क्या दिखा रहा है, इन सबसे आपका दिमागी विकास प्रभावित होता है। तो बहुत गरीब और बहुत अमीर लोग कभी नहीं चाहते कि समाज बदले, वो सोच नहीं पाते। गरीब सोच नहीं पाता, अमीर चाहता नहीं। तो इस समाज को बदलने का बीड़ा हमेशा मिडिल क्लास ने उठाया है, और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण जो आप पढ़ेंगे वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अब ये मिडिल क्लास कहाँ से आया, पहले इसके बारे में बात करते हैं। मिडिल क्लास स्टार्टिंग से नहीं था। मिडिल क्लास टर्म जो आप देखते हैं ना, आज जो आप नॉर्मल कहते हैं भाई हम तो मिडिल क्लास हैं, आप किसी से भी पूछेंगे भाई हम तो मिडिल क्लास के हैं, ये मिडिल क्लास टर्म आया कहां से? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ। इससे पहले मिडिल क्लास का टर्म ही नहीं था। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, इसका कारण क्या है, इसका बेस क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका बेस है, जो मैंने अभी एक राजा का नाम लिखा था, जो फैमिली है इनकी पूरी, जिसका नाम है बourbon फैमिली। ये पूरी इनका राजवंश चलता था, और इसमें जिसको हम पढ़ रहे हैं इस आदमी का नाम है लुइस 16। ये राजा है, 20 साल का था जब इसकी शादी हुई। ये फ्रांस का है ना, इसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये मान लीजिए फ्रांस का ये था, और इसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आप जानते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कभी ना कभी सुना जरूर होगा। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी से इसकी शादी होती है, एंटोनिएट करके उसका नाम है। बहुत खर्चीले स्वभाव की महिला थी, भैया राजवंश से थी तो राजा की बेटी है तो खर्चीली थी ही। अब जब तक ये शादी ब्याह हुआ तब तक इनकी डायनेस्टी बहुत बढ़िया थी, देश बढ़िया चल रहा था, लेकिन लगातार फ्रांस का खजाना खाली होता जा रहा था। और फ्रांस जो है ना, ये मान लीजिए कि उधारी ले लेके अपना काम चला रहा था। तो जब ये राजा बना 20 साल में, तो इसको क्या मिला? इसको मिला खाली खजाना, एम्प्टी ट्रेजर जिसको बोलते हैं। ट्रेजरी इसकी पूरा खाली खजाना, राजकोष इसका खाली था। और खाली राजकोष से खर्चे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप जानते हैं आज भी हम तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री है, हमारे देश का पैसा मतलब है जनता का पैसा। सरकार को अपना पर्सनल पैसा थोड़ी रखती है, सरकार जनता से टैक्स वसूलती है। ये भी ऐसे ही थे, कहने को ये राजवंश थे, राजतंत्र था, लेकिन ये लोग भी राजा जनता के लिए हुए या जनता के दिए हुए टैक्स पर ही राजा राज करते थे। तो ये सारा पैसा जनता से कहीं ना कहीं निकालते थे। जब तक ये पैसा निकालना ठीक ठाक था, चलता रहा। लेकिन जब ये राजा बना ना, इसके पूर्वजों ने भी जनता से ही टैक्स लिया था। अब जनता कौन टैक्स देती थी? तो उस टाइम का जो फ्रांस था ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये बटा हुआ था अलग अलग कैटेगरी में। मुझे ना थोड़ा टाइम और बताते रहना, ऐसा ना हो बहुत लंबी क्लास में लूं तो बच्चे, ठीक है। तो फ्रांस जो है ना, इसका डिवीजन था 3 स्टेट्स में। इसको ध्यान से समझना, ये आपको क्लास 9th में एनसीईआरटी में ऐसे बना मिल जाएगा। ये 3 स्टेट थी इसकी, यानी 3 वर्गों में विभाजित था फ्रांस का समाज। सबसे पहली स्टेट, ये 3 स्टेट हैं, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड और ये थर्ड। इस थर्ड के फिर 3 और डिवीजन थे अलग अलग। तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें आता था क्लर्जी। क्लर्जी मतलब क्या था? क्लर्जी था चर्च। अच्छा, बैकग्राउंड चेंज कर ले, ठीक है चलो। ये बैकग्राउंड चेंज कर दिया भाई, इसको दोबारा से मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखो भाई, ये है फ्रांस के 3 स्टेट। ये ओल्ड रिजीम था, मतलब पुरानी व्यवस्था कैसी थी फ्रांस की। इस क्रांति से पहले, जो क्रांति पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले क्या स्ट्रक्चर था जो सदियों से चला आ रहा था। 3 स्टेट थी ये स्टेट्स। जो सबसे पहली थी, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसमें चर्च आता था
और इसके मेंबर्स को कहा जाता था क्लर्जी। क्लर्जी मतलब चर्च। यानी इस टाइम पे जैसे पुराने टाइम में हमारे यहाँ नहीं थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस टाइप से मान लीजिए यहाँ सबसे बड़ी क्लास को क्लर्जी बोलते थे। और इसमें वो लोग थे जो चर्च से संबंधित थे, इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, ये प्रिविलेज थे। सिर्फ इनकी क्लास में पैदा होना ही आपके आराम और आपके जीवन भर के विशेष अधिकारों को प्रूव कर देता था। यानी बाय बर्थ जो क्लर्जी में पैदा होगा, इस एस्टेट में पैदा होगा, उसको ढेरों सुविधाएं मिलनी है, उसको टैक्स नहीं देना, वो आराम का जीवन जिएगा, विशेष अधिकार थे इनके पास। जो सेकंड क्लास थी या सेकंड एस्टेट थी, इसको कहा जाता था नोबिलिटी। इनमें नोबल्स आते थे। ये मान लीजिए जो रॉयल फैमिली के, बर्बन फैमिली के थे, जो मैंने अभी बताया लुइस था, और इसके रिश्तेदार हो गए, या मान लीजिए कोई बहुत बड़े बड़े इसके ही संगी साथी सहयोगी, इसके यार दोस्त, ये सब थे नोबिलिटी में। और जो थर्ड कैटेगरी थी, इसका डिवीजन फिर से था 3 अलग कैटेगरी, इसकी ABC मान लेते हैं हम। इनमें जो A थे, ये इस तीसरी क्लास के सबसे ऊपर वाले लोग थे। यानी जिसको आप मिडिल क्लास कह रहे हैं ना, वो इन्हीं में से निकलेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले A की बात करते हैं। इसमें कौन आते थे? इसमें आते थे बिजनेसमैन। आपको अजीब लगेगा, बिजनेसमैन भी थर्ड में थे। बिल्कुल, बिजनेसमैन इसमें आते थे। इसमें जो मर्चेंट थे, व्यापारी, ये सारे आते थे, मर्चेंट्स। और लॉयर्स, तो उस टाइम पे देखो पढ़े लिखे काबिल लोग भी थर्ड एस्टेट में थे, फर्स्ट और सेकंड में नहीं थे। और इसके नीचे आते थे, जो सेकंड था B वाला, इसमें थे पेजेंट्स। पेजेंट्स जानते हैं आप? पेजेंट्स होते हैं किसान। और आर्टिसंस, आर्टिसंस कौन होते हैं? जो हस्तशिल्पी होते हैं ना, जो हाथ का काम करते हैं। मान लीजिए कोई मूर्ति बनाने वाला या कोई पेंटिंग बनाने वाला, जो कोई भी कुछ भी ऐसा काम करे, कुछ भी व्यापार के लिए भी अगर बनाता है या शौकिया बनाता है, तो उसको आर्टिस्ट से समझ लीजिए, आर्टिसंस हुआ करते थे। और जो सबसे नीचे थे, जो सबसे गरीब था, दबा कुचला शोषित जिसको आप कहते हैं, अपने यहाँ जैसे हम मानते हैं कि पहले शेड्यूल कास्ट थे, इस तरह के ही लोग थे यहाँ पर, जिनमें पेजेंट्स भी थे। अब देखना अंतर क्या है, ये भी पेजेंट्स हैं। फिर क्या अंतर है? ये बेचारे वो किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है। किसान तो ये भी हैं, लेकिन ये थोड़े अमीर टाइप के किसान हैं, जिनके पास जमीन जायदाद है, अपने खुद के जमीन है, जिसपे ये खेती करते हैं और इतना कमा लेते हैं खेती से कि ये लोग टैक्स दे सकें। ये जो पेजेंट्स हैं ना, थर्ड कैटेगरी वाले, बहुत गरीब हैं, बहुत ही दबे कुचले शोषित लोग हैं। इसके अलावा लैंडलेस, जिनके पास बेचारों के पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबर है, जो दूसरों के पास जाके और काम करते हैं, और उनके जूते साफ करने से, उनके घर साफ करने से और उनके खेतों में काम करने से, कुछ भी काम इनको मिल जाए तो ये थैंकफुल रहते हैं। ये अपने आप को प्रिविलेज्ड महसूस करते हैं अगर इनको कोई काम पे लगा ले तो। आप देखिए कितना ज्यादा अंतर है अमीर और गरीब के बीच में। इसके अलावा जितने नौकर थे, सर्वेंट्स थे, ये सब इस क्लास में आते हैं। समाज का बंटवारा समझ लीजिए 3 एस्टेट में था। सबसे ऊपर क्लर्जी या चर्च वाले लोग, जो कि प्रिविलेज्ड हैं, जो पैदा होते ही लकी हो गए कि उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना, वो एक शाही जीवन जिएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पैदा उस ग्रुप में हुए हैं। सेकंड कैटेगरी में नोबिलिटी आती थी, जिसमें रॉयल फैमिली, जो लुइस के बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, इसके दोस्त हैं, वो भी प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें भी टैक्स नहीं भरना। थर्ड के भी 3 कैटेगरी थी। सबसे ऊपर थोड़े अमीर टाइप के लोग थे, जिनमें बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट आते थे और लॉयर्स आते थे, या थोड़े मोटे जो ऑफिशियल यानी प्रशासन से संबंधित छोटे मोटे लोग। इसके बाद दूसरे में थे जो थे तो किसान लेकिन ठीक ठाक थे, और हाथ का काम करने वाले हस्तशिल्पी। थर्ड कैटेगरी में थे सबसे गरीब, दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग, जिनमें बहुत गरीब किसान जो सिर्फ इतना पैदा करें कि पेट भर कमा पाए, और दूसरे जिनके पास जमीन नहीं है, दूसरों के यहाँ नौकर की तरह काम करते हैं, बंधुआ मजदूर मान लीजिए, और तीसरे में जो नौकर ही हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब आपको दिख रहा होगा ज्यादातर अमीर लोग या तो फर्स्ट एस्टेट में हैं या सेकंड में। पर अजीब बात देखिए, फ्रांस का स्ट्रक्चर कैसा था ओल्ड रिजीम में, कि इन दोनों को, ये जो 2 अमीर है ना, इनको 1 भी रुपया नहीं देना। ये एग्जेम्प्टेड थे, यानी इनको निकाल दिया कि आप फ्री हैं, आप इस घराने में पैदा हो गए, अब आपको 1 भी रुपया टैक्स में नहीं देना। तो करना क्या है, ऐश और आराम का जीवन जीना है। आपको कोई चिंता नहीं, देश का खजाना खाली है, भरा हुआ है, आपको जीवन में आराम मिलेगा क्योंकि आप पैदा हुए हैं क्लर्जी में, आप पैदा हुए हैं नोबिलिटी में। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? भैया जो ऐश मार रहे हैं तो कोई तो कमा रहा होगा ना। अब वो कमाने वाले बेचारे ये लोग हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा बुरी हालत इन सबकी ही है, क्योंकि इन तीनों को टैक्स देना है। आप ये सोचो ये बेचारे कैसे टैक्स देंगे? सर्वेंट्स और ये, इनसे भी टैक्स लिया जाता था। इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करते थे, नमक से लेके तंबाकू तक पे, जो
बेसिक नीड है ना आदमी की। भाई नमक तो आदमी रोटी में डाल के खाएगा, मान लीजिए रोटी ना खाते होंगे, जो भी खाते होंगे नमक तो बेसिक नीड है ना। आपको याद है गांधी जी ने भी नमक सत्याग्रह से शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप देखो नमक तक पे टैक्स लगता था फ्रांस में, और इन बेचारों को इतना काम करना पड़ता था, इतना काम करना पड़ता था कि इनकी ऐश चलती रहे। ये रिजीम था पुराने टाइम से, तो ये रिजीम चल रहा था। कई बार लोगों ने कोशिश की, अब कोशिश करने वाले कौन होंगे, यही कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम बदले। भाई ये क्यों चाहेंगे कि सिस्टम बदले? जिसको ऐश मिली हुई है मुफ्त में, वो क्यों चाहेगा? चाहेगा वो जो पिस रहा है, जो दुखी है, जो परेशान है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये चाहते थे कि सिस्टम बदले, कई बार कोशिशें भी की, लेकिन वो कोशिशें नाकामयाब रही। कारण इनके पास मीन्स नहीं थे, साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, हथियार नहीं थे, और सबसे बड़ी बात आइडियाज नहीं थे। किसी भी देश को बदलने के लिए जो पहली चीज होती है ना, वो होता है आइडिया। आपके दिमाग में ये आए तो सही कि देश बदल सकता है, सिस्टम बदल सकता है। जब ये दिमाग में ही नहीं आएगा तो चीजें बदलेंगी ही नहीं। तो देश और सिस्टम को बदलने की थॉट जो है, ये इन लोगों के दिमाग में आएगा। अब वो आएगा कैसे? जब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अभी मैंने आपको बताया जब ये लुईस 16 राजा बना तो खजाना था खाली। अब इस खाली खजाने का कारण क्या था? कैसे खजाना खाली हो गया जब ये इतना अमीर देश था? इसके कारण क्या थे? तो इसके दो कारण थे। पहला, इसने वॉर में बहुत पैसा खर्च किया। तो इसने वॉर में पैसा क्यों खर्च किया? क्योंकि ये एक देश का नया नया दोस्त बना था। वो देश था अमेरिका। आप सब इतना तो जानते होंगे, अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका में 13 बड़ी बस्तियां ब्रिटेन की थी। ब्रिटिशर्स ने जहां भारत को एक्सप्लॉइट किया ना, ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को भी एक्सप्लॉइट करने में शुरुआत में कसर नहीं छोड़ी। और अमेरिका में इसने 13 बड़ी बस्तियां, उपनिवेश बना रखे थे, जहां से ये खूब सामान, कच्चा माल जैसे इंडिया से ढोता था ना, ऐसे ही ढोता था। लेकिन अमेरिका में बहुत जल्दी ये समझ आ गई कि ब्रिटिशर्स को जड़ से उखाड़ फेंकना है, और उन्होंने बोस्टन टी पार्टी, एक घटना है अगर कभी आपने सुनी हो, 1773 में, जिसमें कि चाय से लदे जहाजों को लूट लिया था ब्रिटिशर्स के जहाज से। अमेरिका ने क्रांति का बिगुल बजा दिया था कि भैया अब तुम्हारी बहुत दिनों तक हमारे यहाँ चलने वाली नहीं है। तो अमेरिका ने जब ये बिगुल बजाया, तो किसी भी देश को जब दूसरे से छुटकारा चाहिए ना, तो पैसा लगता है। कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, हर चीज में पैसा लगता है। तो इनको हथियार चाहिए थे। अब इनको फाइनेंशियल मदद करने का प्लान बनाया फ्रांस ने। क्यों? क्योंकि फ्रांस और अमेरिका दोनों का कॉमन एनिमी था, दोनों का सेम दुश्मन था ब्रिटेन। तो ये मान लीजिए कि ब्रिटेन से एक तरह से बदला लेना, या ब्रिटेन को खत्म करने का, या ब्रिटेन का पैसा कैसे, जो जिससे ये छीन रहा है, जिसको ये उपनिवेश बना रहा है, उसको कैसे आजाद करा दें, ये प्लान था फ्रांस का। तो फ्रांस ने ब्रिटेन को अपना दुश्मन तो मानता ही था, अमेरिका भी ब्रिटेन को दुश्मन मानता था। तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद की इन 13 बड़ी बस्तियों की, जिनको किससे आजादी मिल गई? ब्रिटेन से। अच्छा, अमेरिका ने मदद तो ले ली, लेकिन जब वो आजाद हो गया तो उसने उसको एक चवन्नी नहीं दी, यानी फ्रांस का पैसा फ्री में गया। किसकी आजादी की लड़ाई में? अमेरिका की आजादी की लड़ाई में। और अमेरिका जो है ना, बाद में इनके फिलोसोफर्स के थॉट को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करेगा। तो अमेरिका की वॉर में पैसा किसका खर्च हुआ है? फ्रांस का। खजाना तो खाली होना ही था, वॉर क्योंकि बढ़िया वाली वॉर थी जिसमें खूब पैसा लगा था। दूसरा कारण, वॉर में तो पैसा खर्च हुआ ही हुआ, कुछ एक बड़ा कारण था, ये और इसकी पत्नी, या इससे पहले जो इसके पूर्वज थे, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट थे। एक्स्ट्रावेगेंट जानते ना, फिजूल खर्ची करने वाले। बहुत महंगे महंगे कोर्ट सजाते थे, बहुत महंगे महंगे खर्चे करते थे, रईसी जीवन जीते थे, बिल्कुल रॉयल। तो उसमें खर्चा तो होता ही भाई, इतने सारे नौकर चाकर, आपका खान पान, आपका पहनावा, हर चीज, और बिल्कुल रॉयल तरीके से रहते थे। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होना भी, एक्स्ट्रावेगेंट इसका मतलब है बहुत ज्यादा खर्चीले स्वभाव के थे। अब आप इतना ज्यादा आप खर्चा करेंगे, फिजूल खर्चा, एक तो खर्चा करना भी जरूरी है, एक होता है एक्स्ट्रा फालतू का खर्च करना, और दूसरा आपने वॉर में बहुत पैसा लगाया, बदले में आपको कुछ भी वापस नहीं मिला। इन दोनों बड़े कारणों से ब्रिटेन का जो ये था ना पैसा, ये सब खत्म हो गया और इसका खजाना खाली निकला। तो जब ये खजाना खाली हो गया, तो अब इस खजाने को भरने के लिए क्या ऑप्शन है कि भैया टैक्स बढ़ाया जाए। और अभी भी मैंने आपको क्लियर किया कि टैक्स देने वाले कौन हैं। ना तो क्लर्जी टैक्स देने वाला है, ना ही नोबिलिटी टैक्स देने वाला। टैक्स देने वाला है तीसरे एस्टेट का आदमी, जो ऑलरेडी दुखी है, क्योंकि एक तो बेचारा सर्वेंट है या फिर लैंडलेस लेबर है, दूसरा जो है वो है पेजेंट, किसान। ठीक है, दे सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे और उनकी पीठ तोड़ देंगे। तो इनको तो बिल्कुल ही खत्म करने का प्लान था कि अचानक से
इस मीटिंग में एक मीटिंग बुलाता है यहाँ का ये लुइस 16 और अपनी सारी नोबिलिटी और क्लर्जी के साथ बैठ के बातचीत करके कहता है कि हमें टैक्स बढ़ा देने चाहिए। तो भैया टैक्स किसके कंधों पे जाना है? उस थर्ड एस्टेट के पे। तो थर्ड एस्टेट तो रिवोल्ट करने की सोचेगी। अब ये जो था सब कुछ, जो टैक्स बढ़ाने की बात थी, ये धीरे धीरे करके फैलने लग गई। और ये फैली कैसे? कुछ लोगों ने विचार दिया, जैसे फिलोसोफर्स हुए। सोसाइटी को बदलने में ना कुछ थिंकर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ की फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो 3 बहुत बड़े नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपने देखा होगा। एक आदमी का नाम है रूसो, और जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं वो जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक किसने लिखी है? समाज संविदा, बहुत बार आता है, ये रूसो की लिखी बुक है। तो रूसो के विचार बहुत फैलेंगे यहाँ। दूसरा एक आदमी है मॉन्टेस्क्यू, बहुत बहुत फेमस है ये भी। इसका सिस्टम आज तक आपके देश में चल रहा है। इनफैक्ट अमेरिका वो पहला देश है जिसने इसके सिस्टम को अपनाया था। ये सिस्टम क्या था? इसने आपका इंडिया भी फॉलो करता है इसको। जो आपने डिवीजन कर रखा है ना, किस तरह से देश चलेगा, तो आपने 3 डिवीजन कर रखे हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर है आपका, लेजिस्लेचर जिसमें आपकी आती है ये आता है ना आपका संसद, तो लेजिस्लेचर। दूसरा पार्ट है इसका एग्जीक्यूटिव जिसमें आपकी आती है कार्यपालिका, ये विधान पालिका है, कार्यपालिका। और तीसरी आती है जुडिशियरी, न्यायपालिका। तो आप ये देखो, आज भी जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वो ये 3 तरीके से समाज को समझते हैं। पहले संविधान क्या है, सरकार क्या है, और कैसे हमारी न्यायपालिका चलती है। तो अपने देश को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस में ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, ये एक आदमी ने अपनी किताब में लिखे थे। उन्होंने सिस्टम को समझाया था। क्या नाम था उस आदमी का? मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू का ये दिया हुआ डिवीजन, पावर का कैसे डिवीजन होगा, जो आज तक इंडिया भी फॉलो कर रहा है, और न जाने कितने वर्ल्ड के देश इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका ने सबसे पहले इस आदमी के सिस्टम को, जो इसने लिखित में दिया था, फॉलो किया था। तभी मैंने कहा अमेरिका बहुत ज्यादा प्रभावित है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और इंडिया प्रभावित है अमेरिका की बहुत सारी चीजों से। तीसरा एक बहुत बड़ा नाम, जॉन लॉके, लॉक बोलते हैं वैसे, लिखते लॉक हैं, जॉन लॉक, जॉन लॉक। ठीक है, ये 3 आदमी हैं। रूसो की फेमस बुक मैंने बताई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज संविदा। मॉन्टेस्क्यू की मैंने आपको बताया 3 चीजें आज भी चल रहा है भारत में, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों इसी की देन है, इसने किताब में लिखी थी ये बातें। और जॉन लॉके या जॉन लॉक, इनका भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है, जो आज तक पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में चल रहा है। इस तरह के लोग जो है ना, ये इस क्लास से निकले हैं। किस क्लास से? जो अभी मैंने आपको बना के दिखाई थी ना, ये तीसरा जो सिस्टम था, इसमें धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ रहे थे। और जब वो लोग एक्सप्लॉइट फील करने लगे कि हमारा शोषण हो रहा है, तो उनके बीच में से कुछ तेज दिमाग लोगों के दिमाग में आया, जब उन्होंने पढ़ा लिखा, चीजों को जाना कि भैया ये तो बहुत गलत चीज है। और ये जॉन लॉक या रूसो या मॉन्टेस्क्यू जैसे लोगों ने कहा कि कोई भी चीज बाय बर्थ क्यों है? सिर्फ आप किसी कैटेगरी में पैदा हो गए इसीलिए आप मौज मारें, और बाकी लोग क्योंकि वो पैदा किसी थर्ड कैटेगरी में हुए हैं तो वो जिंदगी भर ढोते रहें, और आपकी फिजूल खर्ची, आपके ऐशो आराम या आपका जो ये रहीसी जीवन जीते हैं, इसका सारा भार आपने उस बेचारे थर्ड कैटेगरी के लोगों के कंधों पर डालकर उनको तो खत्म कर दिया। और इसलिए धीरे 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 फ्रांस में एक चेंज आया। ये चेंज बहुत बड़ा चेंज था, और यही चेंज जो बास्तील की जेल तोड़ने वाली घटना है ना, जो मैंने आपको बताया, वहां आपको दिखाई दिया। ये फ्रांस की क्रांति की शुरुआत थी। फ्रांस की क्रांति बास्तील की जेल पे जाके खत्म नहीं होगी, उससे पहले की हिस्ट्री में आपको बता रही हूं कि किस तरह से चेंजेस आ रहे थे। तो 3 तरह की चीजें मैंने आपको बता दी, किस तरह से इनका डिवीजन था, कारण क्या थे इसके, लोग क्यों क्रांति की शुरुआत कर रहे थे, या क्यों ये गरीब हो गए थे, इनका राजकोष क्यों खाली हो गया, क्या इसके कारण थे। इसके बाद मैंने आपको बताया कुछ लोग जो कि इन्हीं के बीच में से निकले थे, जिन लोगों ने कहा कि कोई भी चीज बाय बर्थ नहीं होनी चाहिए। इंसान को प्रिविलेज्ड सिर्फ इसलिए होना क्योंकि वो किसी कैटेगरी में पैदा हो गया, वो क्लर्जी मेंबर्स के घर में पैदा हो गया, या वो नोबिलिटी के घर में पैदा हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं है। इन्होंने कहा था सोसाइटी में इज्जत आदमी के अपने लायकियत से होनी चाहिए, उसके खुद के कैलिबर से, उसके कौशल से, उसकी क्षमता से उसकी इज्जत होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बाय बर्थ पैदा होने से आपको ये सारे ऐशो आराम या अच्छा जीवन मिलना चाहिए। धीरे धीरे इन लोगों के विचार लोगों के बीच में जाने लग गए, और लोगों को लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं। जैसे इनके विचार
विचार उस टाइम पे, जैसे आज देखते हैं ना, आज तो आप लोग व्हाट्सएप में देखते हैं चीजें, फेसबुक पे देख लेते हैं, या बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म है। तब ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। ये आज से 200 साल पुरानी बात हो रही है, 250 साल पुरानी बात हो रही है। अगर उस टाइम पे प्लेटफॉर्म क्या था, तो लोगों के बीच में विचार चलते थे सैलून्स में, यानी नाई की दुकान में। वहां जाके लोग बातचीत करते, तो पूरे पूरे ग्रुप बन जाते, वहां पे बातचीत होती। या मान लीजिए कहीं पे अखबारों में, जो पढ़ा लिखा क्राउड था उस टाइम, तब भी अखबार निकलते थे, कोई उनकी वीकली मैगजीन्स आती थी इनमें। और बहुत सारे लोगों ने देखा जो समझदार थे कि यार लोग अनपढ़ हैं, अखबार की लिखी किताबें समझ नहीं पाते, तो वो लोग क्या करते थे, नाई की दुकानों में जाके अखबार लेके और अखबार को तेज तेज पढ़ते थे, ताकि अनपढ़ आदमी के भी दिमाग में कम से कम विचार तो आए। जब विचार आएगा तो ही तो वो कदम उठाएगा, काम करेगा। तो धीरे 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 करके फ्रांस के सोसाइटी में ऐसे ग्रेट थिंकर्स के, फिलोसोफर्स के विचार आगे बढ़ने लग गए, और फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। जनता ने अपने दिमाग में ये बात डाल ली, समझ ली कि अब समय आ गया है क्रांति का। क्रांति के बिना समाज में बदलाव नहीं आएगा, और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके बाद ये लोग आगे जाके क्रांति करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। ठीक है, ये बातें, ये एक बेस था, अभी क्रांति तक नहीं पहुंचे हम। आज हमने ये जाना कि क्रांति का कारण क्या था, क्यों लोग सोच रहे हैं कि हमें क्रांति करनी है। किसी भी देश में जब बहुत बड़ा चेंज आता है ना, तो उसके पीछे कोई प्लेटफॉर्म होता है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत सारे कारण थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ढेर सारे कारण थे। भारत में भी जब हमने क्रांति की कोशिशें की, चाहे वो 1857 की क्रांति थी, या वो 1920 का असहयोग आंदोलन, या 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, या 1942 का QIM, क्विट इंडिया मूवमेंट, या भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के पीछे कोई पृष्ठभूमि होती है। तो ऐसी ही पृष्ठभूमि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के या फ्रांसीसी क्रांति के पीछे भी थी, जिसका एक बेस हमने आज समझा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल स्टडीज को अगर कहानी के थ्रू पढ़ा जाए और समझा जाए, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि समझ में ना आए। और हिस्ट्री है, या पॉलिटिकल साइंस है, या ज्योग्राफी है, या इकोनॉमिक्स है, इन सबको अगर आप एक बार समझ लेते हैं और फिर आप किसी भी किताब को उठा के पढ़ते हैं, तो ये आपको बेहद आसान दिखेंगे। आप लोग अब, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ऐसा है कि आप टाइम स्टडीज पे दे सकते हैं फ्री होके, बहुत बर्डन की जरूरत नहीं है। जिस किसी के आसपास आपका खुद का भाई बंधु या अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा जो 9th क्लास में हो, उसकी किताब लेके पहली, और इन एक चैप्टर में ना कई कई लेसन दे रखे हैं इन्होंने बीच में, जैसे उसको डिवाइड कर रखा है, 5-6 लेसन हैं, उनको मिला के फिर एक चैप्टर बना रखा है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कई सारे पार्ट्स हैं, जिनमें से आज मैंने कोशिश की आपको पहला और दूसरा पार्ट समझाने की। इसको मैं 1-2 दिन में और सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा सा इसकी PPT वगैरह बनवा लूंगी, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आए। किताब उठा के अगर आप इसके बाद पढ़ लेंगे, तो मैं 100% श्योर हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी चीज पे हर स्टूडेंट को अपने आप भी मेहनत करनी पड़ती है। टीचर जो पढ़ाता है ना, वो टीचर की मेहनत होती है, आपकी मेहनत है जब आप उस टॉपिक को उठा के किताब से 2-4 बार रीड करें, और फिर उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स को उठा के और थोड़ा सा नोट्स भी बना लें। क्योंकि देखिए, आपके हिस्से की मेहनत कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता, और इस टाइम पर जब समय मिलता है तो आप अपने ऊपर खूब काम करना चाहिए। ये स्किल्स होती हैं जिसमें जितनी ज्यादा होंगी, जिसकी जितनी निखार कर सकता है जो अपनी स्किल्स में, उतना काम कर ले। वर्ल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो लोग कॉम्पिटिटिव पेपर देते रहते हैं उन्होंने देखा होगा बहुत ज्यादा बार रशियन रिवॉल्यूशन, जैसे ये जॉन लॉके के ऊपर पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, रूसो के ऊपर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका, मॉन्टेस्क्यू के सिस्टम के ऊपर सबसे पहले किसने इसको अडॉप्ट किया, फिर आगे किस किस तरह से आज तक इंडिया उसके सिस्टम से चल रहा है, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंडिया में क्या योगदान था, या अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, और इनको अपने आप पढ़ने से समझ में नहीं आते। ये जब इनको पढ़ते हैं ना, तो कोई कहानी की तरह समझा दे तो ये आसान दिखते हैं। कोशिश करूंगी डेली एक क्लास लेके वर्ल्ड हिस्ट्री को यूट्यूब पे कवर करा दूं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप में। एक बार कहानियों से सुन लोगे, फिर किताब उठा के पढ़ोगे। कोई भी आपके आसपास जो बच्चा रहता है ना, उससे किताब ले लो, कुछ नहीं है, कोई भी दे देगा किताब, पढ़ा चैप्टर वापस कर दी। भाई 20 मिनट हद से हद लगने आपको चैप्टर इस तरह से एक एक पार्ट कवर करने में। रोज का पढ़ोगे, अपने मेन चीजों के नोट्स बना लिए, तो आप देखना आपकी 1 महीने 1.5-2 महीने के अंदर सारी चीजें क्लियर मिलेंगी। फिर जब पेपर आएगा ना, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पे ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर कट गए, तब आपको ये फ्री के, मान लीजिए 2 क्वेश्चन आ गए, 4 आ गए, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं। HSSC ने इस बार किया, हरियाणा में जितने एग्जाम्स लिए ना पीछे, NCERT को बेस बना के ढेरों क्वेश्चंस डाले, एज इट इज उठा के टर्म्स डाल दिए, 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं से, बल्कि 7वीं से लेकर 10वीं तक के पता नहीं कितने सारे टर्म्स ऐसे कैसे क्वेश्चंस बना के डाल दिए। तो NCERT अब समय है तो इस टाइम पे कवर कर लेनी चाहिए। चलिए
चलिए, जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो लोग तो ऐप पे जुड़े ही होंगे। ऐप पे हम लोग एज इट इज क्लासेस लेते रहेंगे। पढ़ाई से कटिए मत, चाहे आप जैसे पढ़ रहे हैं, आप किताबों से पढ़ रहे हैं, आप जहां से पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई से जुड़े रहिए। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से जुड़े रहना। मैंने शुरू में भी कहा था, कछुए की चाल से चलिए मगर चलते रहिए, बैठ मत जाइए। खरगोश की तरह 4 दिन पढ़ के ऐसा ना हो फिर आप बैठ जाएं। आप 10-10 घंटे पढ़ने का हिसाब अगर नहीं बनता कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो क्या होता है, 5-6 घंटे तो आप वैसे ही पढ़ लेते हैं, फिर आप घर आके भी 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं। घर पे रह के फोन पे 8-8 10-10 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और वो वैसे भी लॉजिकली भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतने घंटे का आदमी स्क्रीन पे कैसे रहेगा। लेकिन रोज के आपको फिर भी मैं ये कहूंगी 3 से 4 घंटे निकालने चाहिए, और इस टाइम पर अपने आप को काबिल बना लीजिए। पेपर जब भी होगा, आपको अगर नौकरी की इच्छा है तो मेहनत अब करनी पड़ेगी। इस टाइम जब थक हार के लोग बैठ जाएंगे ना, जो इस टाइम धीरे 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 चलता रहेगा, फाइनली आप देखिएगा जब अगले साल की नौकरियों में नंबर आएगा तो वो लोग ले जाएंगे जो 2022 में मेहनत करेंगे। अब 2022 के कुछ महीने तो लोग ऐसे ही बैठे बैठे निकाल देंगे पेंडेमिक के नाम पे। पेंडेमिक बार बार आ रहा है, अब ये कोई गारंटी नहीं है कि ये 1 साल बाद नहीं आएगा। ये हो सकता है 23 में भी आ जाए, 24 में। हम क्या कर लेंगे? हमारे हाथ में है पढ़ाई करना, मेहनत करना। पेंडेमिक को रोक आप और मैं नहीं सकते, तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। अब ये जब भी आएगा तो ये आपको नुकसान करके जाएगा, आपका टाइम खराब करेगा। उस टाइम को नहीं खराब करना। और पिछले 2 सालों से आप इसका एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। पहला साल 20 बहुत लोगों ने खराब कर दिया, 21 भी गवा दिया, अब ये 22 भी चला जाएगा। तो इस टाइम पे जो बैठे रहेंगे वो नुकसान में जाएंगे। पढ़ते रहना है, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन पढ़ाई से जुड़े रहिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं आईसीएस के, वो तो जुड़े ही रहें। कल से प्रॉपर शेड्यूल्ड तरीके से ऐप पे क्लासेस अपनी जैसे चल रही थी वैसे की वैसी हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट पूछ रहे हैं आप कौन सी ऐप पर लाइव होंगे? कई स्टूडेंट्स नए हैं जिनको पता नहीं है ऐप का मतलब। अच्छा, तो मुझे क्या बताना है? अच्छा ठीक है, चलिए। कुछ बच्चे वो कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि आप किस ऐप पर रहोगे, तो आईसीएस होमवर्क ऐप, ये है हमारी ऐप। इसके ऊपर थोड़ा सा आप काम कर रहे हैं, कल आपको और ज्यादा जानकारी मैं दे पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं भी बहुत दिनों से इन चीजों से थोड़ा कट ऑफ थी। अब मेरा सारा ध्यान था ट्यूशन क्लासेस पर और कोचिंग सेंटर पर, इसलिए टाइम ही नहीं मिलता था। पूरा सुबह से रात के 7 बजे तक हम लोग पूरा क्लासेस में इन्वॉल्व थे, तो इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं था। आईसीएस होमवर्क ऐप के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो एक नंबर मैं दे देती हूँ, 90-5300-2040 ना, 2040 ये नंबर है। इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। आईसीएस होमवर्क ऐप 90-5300-2040, ठीक है। तो जो अपने स्टूडेंट्स हैं आईसीएस के, वो तो जुड़े ही हुए हैं, और लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास ऐप भी है। जो न्यू स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो वो इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को यूट्यूब पे ही कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। ये ऐप वाले बच्चे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और क्लास में जब मौका लगेगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रही थी एक बैच में मध्यकालीन भारत और एक में पढ़ा रही थी मैं एंशिएंट इंडिया, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे अपनी ऐप पर, और वर्ल्ड हिस्ट्री में यहाँ यूट्यूब पर फेसबुक पर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो रोज रोज करके थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ दिनों में देखना पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में समाजवाद, और रशियन रिवॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, और एक नाजीवाद, हिटलर, ये पूरा हिटलर का कारनामे, उसने क्या किया, कहां से किस तरह से क्या क्या संधि वंधि सब पढ़ेंगे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्लास 9th के, तीनों मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो रोज अब हम लोग 8 बजे लाइव जुड़ा करेंगे, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा के, बहुत लंबी क्लासेस इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि उतना एकदम से पढ़ने में बिना बात हमें बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। कहानियों के थ्रू पढ़ा दूंगी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को, बेहद आसान है। तुम्हें सिर्फ इतना भर करना है, 9वीं क्लास की किताब मिल जाए आसपास से, खरीदने की भी जरूरत नहीं, आसपास कोई ना कोई बच्चा होगा, उससे लेके और चैप्टर्स को पढ़ते जाना, फिर तुम देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार मिलेगी तुम्हें 1.5-2 महीने के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेगेटिव दौर है, कुछ लोग होते हैं जिनका नेगेटिविटी जिन पे इतनी हावी होती है कि उन्हें अच्छी चीजों में भी बुराई नजर आने लगती है। आईसीएस ने हर टाइम पर, जब अच्छा टाइम था तब भी और बुरे टाइम में भी, बहुत अच्छी अच्छी खबरें तुम तक पहुंचाई हैं। और जब भी कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है तो इसलिए हम उसको फेसबुक पर भी लाइव करते हैं और वैसे भी बताते रहते हैं। देखिए दुनिया में ना देखने के 2 तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नेगेटिव टाइम पे नेगेटिविटी फैलाने में और मजा आता है, कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव टाइम में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से अपने दिमाग से काम करता है, पर जो लोग पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ पॉजिटिव वाइब्स को फैलाते हैं, ऐसे लोग समाज के लिए हितकर होते हैं। और जो नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं वो अपना तो नुकसान करते ही करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो पहले बिल्कुल
नॉर्मल से स्टूडेंट थे, लेकिन वो पॉजिटिविटी के साथ पढ़े और बहुत अच्छा रिजल्ट दे गए, नौकरियां ले गए। मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे, क्योंकि मैं तो मुझे पढ़ाते हुए बहुत लंबा समय बीत गया, एक लंबा दौर गुजर चुका। ऐसे बच्चे भी देखे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब वो एवरेज बच्चे से काफी ऊपर थे, लेकिन वो जिंदगी में कामयाब नहीं हुए। इसका बहुत बड़ा कारण था। इसका कारण जो मैंने उनसे बातचीत करके महसूस किया ना, वो ये था कि उन लोगों में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। थे तो वो इंटेलिजेंट, लेकिन वो नेगेटिविटी से भरे थे और वो हमेशा किसी भी चीज का नेगेटिव पार्ट देखते थे। ऐसे काफी सारे बच्चे थे जो काबिल थे लेकिन लग नहीं पाए, कारण उन्होंने अपने कीमती समय को दूसरे की बुराई करने में ज्यादा स्पेंड कर दिया। ये समय ये सिर्फ आपका है, इसको अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कोई काम नहीं है, बस दूसरे में बुराइयां ढूंढते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो मैं आज 100% आपको गारंटी देती हूं, आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। किसी भी इंसान को जो कामयाब है, सफल है, आप उसमें ना कुछ खास ट्रेट्स होते हैं। वो हमेशा अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने से मतलब रखते हैं। भैया मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, अपने मन में ये रखा करो, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। मैं जैसा कल था या जहां मैं कल थी, मुझे आज उससे बेहतर बनना है, और मेरा आने वाला कल मेरे आज जिसको मैं जी रहा हूं इससे बेहतर होना चाहिए। इसके लिए अपने ऊपर टाइम बिताना होता है, अपने ऊपर टाइम लगाना होता है, खूब पढ़ना होता है, और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने को बचा के रखना होता है। इस समाज में दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह का वातावरण है, ये आपकी अपनी इच्छा होती है। और एक चीज मैंने और देखी है, जो नेगेटिव होते हैं ना, उनका झुकाव भी नेगेटिव लोगों की तरफ ही ज्यादा होता है। जो पॉजिटिव होते हैं उनका झुकाव हमेशा मोटिवेशन की तरफ ज्यादा होता है। तो अपने काम को डेडिकेटेड तरीके से कीजिए, और बजाय दूसरे में कमी निकालने के अपने ऊपर इस टाइम को लगाइए। 2020 में जो बच्चे पढ़ रहे थे ना, वो आज नौकरियों में बैठे हैं। बहुत सारे लोग, उनके फाइनल सिलेक्शन हो गए, कोई पुलिस में लग गया, कोई क्लेरिकल में चला गया, कोई कहीं, वो सब एडजस्ट हो गए, आज वो सब तनख्वाह ले रहे हैं। और जो 2020 में दूसरे की बुराइयां कर रहे थे, वो आज भी बेरोजगार ही बैठे हैं। उनके पेपर भी पास नहीं हुए, बहुतों के तो इक्के दुक्के का कोई पेपर पास हुआ होगा, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पे रह गया होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखना सबसे पहली शर्त है अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है अपने ग्रोथ पे काम करना। मेरा डेवलपमेंट तब होगा जब मैं आज जहां हूं, मैं कल उससे आगे पहुंचूंगी, मैं परसों उससे और आगे पहुंचूंगी। रोज अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। जिंदगी में हमेशा कामयाब लोगों की बातें सुना करो कि कामयाबी मिलती कैसे है। कई लोग कहते हैं असफल लोगों से सीखना चाहिए। मेरा पर्सनल ये मानना है, जो आदमी सफल नहीं हुआ, जिसने सफलता का स्वाद नहीं चखा, उसके तजुर्बे हो सकते हैं, लेकिन वो आपको सफलता का रास्ता नहीं दिखा पाएगा। सफलता मिलती कैसे है, इसके लिए कुछ खास ट्रेट्स होते हैं। जिन लोगों ने नाम कमाया है दुनिया में किसी अच्छे काम को करके, उनकी बुराई करने से कभी सफलता नहीं मिलती। उन्होंने क्या कुछ किया कि वो आगे बढ़े, ये देख के हमें वो सारी चीजें अपने में, अपनी पर्सनालिटी में डाल लेनी चाहिए। और सबकी अच्छाइयों को लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर बच्चा अपने में विलक्षण है, हर बच्चे में कोई ना कोई स्किल है, बस उसके लिए एक एनवायरनमेंट मिल जाए, वो उसको डेवलप करने के लिए काम कर ले। भगवान ने हर किसी को दूसरे से अलग बनाया है। किसी में कोई बेहतर काम है, किसी में कोई बेहतर काम है, कोई बेहतर ट्रेट है उसकी पर्सनैलिटी में, लेकिन उसको पहचानना पड़ता है। एक एवरेज मिडिल क्लास बच्चे के लिए सबसे बढ़िया रास्ता होता है, अगर वो अपनी आसपास के एनवायरनमेंट को बदलना चाहता है, कि वो नौकरी लग जाए। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अपने हिस्से की मेहनत इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। ये मैं हमेशा क्लास में भी कहती हूँ, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। रात रात को जब आप जाग के पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम फिर आप अपना भाग्य लिखेंगे। अगर आप टाइम पास करते रहेंगे, सोशल साइट्स पे बने रहेंगे लंबे लंबे टाइम तक, तो कुछ नहीं होना। 2023 भी अब आ जाएगा, 20 भी तो ऐसे ही चला गया पूरा, 21 भी गया, 22 भी भागता दिखाई देगा। 23 में आपके हाथ में नौकरी होगी या कोई बहाना, ये आपकी आज की मेहनत डिसाइड करेगी। अभी कुछ नहीं गया, अभी 2022 का जनवरी है, अभी पूरे 11 महीने प्लस का टाइम आपके हाथ में है। इनको अपने ऊपर लगाइए, मेहनत कीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिव लोगों की बातें सुनिए। नेगेटिव बोलने वाले तो दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन आप देखिए वो लोग कभी कामयाब नहीं हुए, उनके पास जीवन में कुछ नहीं है बताने लायक। उनकी अचीवमेंट के नाम पे निल। जिनकी अचीवमेंट कुछ नहीं है, उन लोगों के साथ अगर आप लंबे टाइम तक जुड़े रहेंगे, तो आने वाले समय में आपके अचीवमेंट के आगे भी निल लिखा जाएगा। अगर अचीवमेंट में कुछ हासिल करना है तो पॉजिटिव लोगों से जुड़ के रहिए। चलिए, रोज 8 बजे मिलेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को धीरे धीरे कहानी के थ्रू पढ़ेंगे, और चीजों को इतना आसान कोशिश करूंगी बना दूं कि इसको 9वीं क्लास का बच्चा भी अगर देखे तो उसको भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आ जाए। थैंक यू, गुड नाइट। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहिए, और कोशिश कीजिए अपने आसपास भी आप खुद भी पॉजिटिविटी फैलाएं। थैंक यू, गुड नाइट।